हेलो स्टूडेंट्स। हम क्लास 8 की बुक जो एनसीईआरटी वाली बुक है हमारे अतीत, उसका आज फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कब, क्यों और कैसे। यहाँ तक का हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था कि औपनिवेशिक युग क्या होता है, साम्राज्यवादी युग क्या होता है, ये सब आज हम इससे आगे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है औपनिवेशिक क्या होता है। तो एक होता है साम्राज्यवादी देश, एक होता है औपनिवेशिक देश। जो देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है वो तो साम्राज्यवादी देश होता है, और जिस देश को गुलाम बनाया जाता है उसको औपनिवेशिक देश कहते हैं। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। इस पूरी किताब में हम यही अंग्रेजों का इतिहास जानने के बारे में ही हमें पता चलेगा कि वो कैसे व्यापारी बनकर हमारे देश में आए और फिर किस तरीके से धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे देश के जो राजा और नवाब थे उनको दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया था। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। मतलब अर्थव्यवस्था जो हमारे पैसे से रिलेटेड चीजें हैं उन पे, और जो हमारे समाज के रीति रिवाज है, हमारे समाज का जो धर्म है, लोग हैं, इन सब पे किस तरीके से कब्जा किया। और उनके जो खर्चे थे, मतलब जो कंपनी उन्होंने बनाई थी, जो व्यापार करते थे, और यहाँ पे जो सेना बाद में उन्होंने रखी, उनके जो खर्चे होते थे उनसे निपटने के लिए राजस्व वसूल किया गया। राजस्व मतलब टैक्स। अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदना और उनको महंगी कीमत पर ले जाकर बेचना और लोगों को मजबूर करना ऐसी खेती करने के लिए, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती, जो खेती उनके व्यापार के लिए बेनिफिट होती थी। चाहे भारत के लोग भूखे मर रहे थे लेकिन वो लोगों को मजबूर करते थे कि आप वो वाली खेती करो जिनसे उनके व्यापार को उन्नति मिल सके। जैसे कि नील की खेती, चाय की खेती, इन सब को करने के लिए भारत के लोगों को अंग्रेजों ने खूब मजबूर किया था। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, मतलब उसके बाद जो है हमारे देश में क्या परिवर्तन आए, आप इस चैप्टर में आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं, यानी कि हमारे देश के जो रीति रिवाज थे, पसंद नापसंद थी, रीति रिवाज, तौर तरीके, उन सब में क्या बदलाव आए। हमारे देश में वैसे अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो हमारे देश में, जैसे जाति व्यवस्था बड़े जोरों पे थी, छुआछूत बहुत जोरों पे चला हुआ था, बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी अनेकों जो है बुराइयां हमारे समाज में थी जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के आने से जो है खत्म हो गई। तो कुछ हमें बेनिफिट भी मिले हैं, बट हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसको अगर देखा जाए तो उसमें काफी जो है बदलाव आए, काफी हमें बेनिफिट इस चीज का मिला है। जब एक देश, अब यहाँ पे औपनिवेशीकरण क्या होता है इसके बारे में बताया है। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मैंने पहले से ही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले से ही मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी कि जब एक देश दूसरे देश को अपना गुलाम बना लेता है, उस पर अपना दबाव डालने लगता है, और इस तरीके से डालने लगता है कि जिस देश को ऊपर दबाव डाला जा रहा है उसकी राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कंप्लीट हर क्षेत्र में उसके बदलाव आने लग जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और सारे समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। सारे समूह और सारे वर्ग जो है इन बदलावों को एक तरीके से अनुभव नहीं कर रहे थे। मतलब सबके अलग अलग एक्सपीरियंस थे। किसान अलग तरीके से महसूस कर रहे थे, जमींदार वर्ग अलग तरीके से महसूस कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए हम इस किताब को, हमारा अतीत, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है जो पूछा जाता है कई बार कि जो अतीत है वो एक वचन में है या बहुवचन में है। तो ये हमारा अतीत नहीं होता, हमारे अतीत यानी कि बहुत सारे इतिहास इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे अतीत है वो एक वचन है या बहुवचन है, तो वो क्या है, बहुवचन है। नेक्स्ट है, हम किस तरह जानते हैं कि भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों ने किन किन स्रोतों का इस्तेमाल किया। स्रोत का मतलब होता है वो सभी चीजें जिससे हमें इतिहास को जानने के बारे में सहायता मिलती है। तो हमारे जो इतिहासकार हैं, जो इतिहास को लिख रहे हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे वो इतिहास के बारे में जानकारी जुटा पा रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के इतिहास के बारे में जो जानकारी है वो अलग अलग स्रोतों से मिलती है।
एक जो आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी है उसमें हम सटीक जानकारी इसलिए भी दे पाते हैं क्योंकि इसमें हमें लिखित स्रोत मिले हुए हैं जिनको कि हम पढ़ भी सकते हैं। जबकि अगर हम आदि मानव की बात करें तो उस समय का हमें बहुत ही कम मटेरियल मिला है, प्लस आदि मानव लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था। तो कुछ ऐसा हमने सब कुछ अंदाजे से अनुमान लगाया हुआ है, जो जो चीजें हमें मिली हैं कि शायद ऐसे ऐसे हुआ होगा। ठीक है, तो अंग्रेज जो है उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि वो लिखने में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, हर चीज को डेट डाल के वो लिखना पसंद करते थे। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, यानी कि जो अंग्रेजों का जो शासन था उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा ये था कि वो हर चीज को लिखते थे, अभिलेख तैयार करते थे। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन थे। मतलब इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सरकारी रिकॉर्ड, सरकारी चीजों का मिलना। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। हमें भी कभी हम कोई भी काम करते हैं तो हर काम के साथ हमें डेट डालनी जरूरी होती है ताकि हम याद कर सके कि ये काम कब और क्या हुआ था। उनके लिए हर निर्देश, कोई भी निर्देश मतलब कोई भी आज्ञा दी जाती थी, कोई योजना बनाते थे, कोई भी नीतिगत फैसले लिए जाते थे, कुछ भी कहीं भी कोई जांच हो रही है, उन सबको वो लिखना जरूरी समझते थे। ऐसा करने के बाद चीजों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है, यानी कि बाद में अगर उन चीजों के बारे में अध्ययन करना पड़े तो आसानी हो जाती है हर चीज का अध्ययन करने में, और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। और इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणियां, प्रतिवेदन रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है, तो उन सब चीजों पे जो है आर्टिकल लिखे जाते थे। कोई भी सरकारी योजना या कुछ भी होता था उसके लिए बड़े बड़े अभिलेखागार बनाए गए थे जहां पे अभिलेख तैयार किए जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार अब एक प्रशासन अभिलेख तैयार करने का सिस्टम शुरू हुआ। इधर आपको जस्ट समझाने के लिए एक रिपोर्ट दे रखी है कि भाई इस तरीके से जो है अंग्रेज एक दूसरे को रिपोर्ट भेजते थे। तो गृह विभाग का भेजी गई एक रिपोर्ट है कि 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे जब भारत को आजाद कराने की तैयारी चल रही थी तो उस टाइम भारत की जो नौसेना है उन्होंने बगावत कर दी थी अलग से, तो उसको कुचलने के प्रयास के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट लिखी हुई है जिसका नमूना दिखा रखा है कि बंबई से रिपोर्ट है। इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस यहाँ जस्ट आपको समझाने के लिए दिया है कि रिपोर्ट किस तरीके से उस समय पर तैयार करते थे। कराची के विद्रोह के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट है कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए थे, मतलब जिनके ऊपर डाउट हो, और सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। विशाखापट्टनम की एक रिपोर्ट है, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर न आए। तो ये जस्ट एक आपको नमूना दिया गया है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। अंग्रेजों, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया ना, पहले ही मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है। अंग्रेजों को पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया कि अंग्रेज जो है अभिलेख क्यों लिखते थे। ठीक है, तो उनको सारी चीज ताकि अच्छे से पता चल सके, जो भी नीतिगत योजनाएं, फैसले जो भी कुछ है उन पर जब भी कभी वाद विवाद हो या उनको कोई जानकारी चाहे तो तुरंत जानकारी मिल जाए, तो इसलिए अंग्रेज जो है वो लिखना पसंद करते थे। नेक्स्ट, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर भी रखना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि लिख दिया और कहीं भी फेंक दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो उनको जो इतनी सारी चीजें लिखी जाएंगी उनको कहीं अरेंज करके ढंग से रखना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए, यानी कि रिकॉर्ड रूम, जहाँ पे बहुत सारी फाइलों को वो लिखते रहते थे और स्टोर करते रहते थे। जैसे तहसील के दफ्तर के वहां पे कलेक्टर, कमिश्नर, इन सबके दफ्तर बनवा दिए गए, और वहां पे प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, इन सब के अलग अलग अपने रिकॉर्ड रूम होते थे जहाँ पे इनका कंप्लीट डाटा जो है वो रखा जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको कि इंग्लिश में आर्काइव या संग्रहालय जो है कहते हैं, तो वो सब भी अंग्रेजों ने बनवाया था। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। 19वीं सदी की शुरुआत में
प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। अगर आप किसी म्यूजियम में जाएंगे तो आप वहां पे ये सारी चीजें आज भी देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स ये सब पढ़ सकते हैं, और ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को जो भी कुछ भेजा गया था वो सब भी आप मतलब हर चीज आप देख सकते हैं। और उस टाइम जैसे मान लीजिए कि फोटोकॉपी तो होती नहीं थी, तो शुरुआती सालों में दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक उनकी नकलें बनाई जाती थी। नकल मतलब एक तरीके से एक बुक या एक कोई भी एक चीज है उसको देख के दूसरी एक चीज उसके जैसी तैयार करना। जैसे मान लो कि बच्चे दूसरे की नोटबुक में से काम देख कर करते हैं तो वो नकल ही होता है एक तरीके से। और जो लोग ये काम करते थे उनको हम खुशनवीश या सुलेख नवीश कहते थे। मतलब सुलेख यानी कि सुंदर लेख लिखने वाले, जिनकी राइटिंग, अभी ये काम वही तो करेंगे ना जिसकी राइटिंग बहुत सुंदर होगी। मान लो एक कॉपी से दूसरी कॉपी तैयार करनी है तो ये काम किससे करवाया जाएगा? जिसकी सुंदर राइटिंग होगी। तो जो लोग लिखने में माहिर होते थे उनको खुशनवीश या सुलेख नवीश कहते थे, और ये बहुत सुंदर ढंग से चीजों को लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य में फिर छपाई की शुरुआत हुई, तो उसके बाद तो ये चीजें खत्म ही हो गई, फिर तो सीधा फोटोकॉपी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की फोटो दी गई है जो जिसकी स्थापना 1920 के दशक में हुई थी। जो कोई अगर आपको ऐसी वाली दी जाती है ना 1920 के दशक में, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशक में पूरे 10 साल होते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, नई दिल्ली जब बनाई गई, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे, आज भी वहीं पर हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय मतलब जहां चीजों को स्टोर करके रखा जाता है, और अभिलेखागार वो चीज होती है जहां चीजों को, लिखी हुई चीजों को रखा जाता है। संग्रहालय होता है जहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज इतिहास से रिलेटेड कोई मिलती है तो उसको वहां पे स्टोर करके रखा जाता है। तो इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। इन चीजों को लिखने को, इन सब चीजों को रिकॉर्ड रखने को अंग्रेज जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्व देते थे। नेक्स्ट है, इस बाद में जो है जब फोटोकॉपी शुरू हुई, इस तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां मतलब कॉपियां अब बनाई जा सकती थी। फिर तो वो कितनी भी कॉपी निकाल सकते थे। फिर जो है जो स्टोर करने की जो दिक्कत थी वो सारी खत्म हो गई, क्योंकि बहुत सारी कॉपियां अलग अलग जगहों पे आराम से जो है रख सकते थे। रिकॉर्ड के खो जाने या खराब हो जाने का डर नहीं रहता था। नेक्स्ट है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक सर्वे करना, सर्वेक्षण मतलब सर्वे करना। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया था। जो हमारा जो भी जैसे सर्वे चलता है, जैसे मान लो कि हर 10 साल बाद हमारा जनसंख्या की काउंटिंग की जाती है, वो सब अंग्रेजों के काल में ही शुरू हुई थी, अंग्रेजों ने ही शुरू की थी। 1872 में टेम्परेरी बेस पर अंग्रेजों ने जनगणना की शुरुआत की थी। उसके बाद 1881 में सबसे पहले भारत में पूरे देश में जो है जनगणना कराई गई, और तब से लेकर आज तक हमेशा हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। कोरोना काल में थोड़ा आगे पीछे हो गया, वरना तो लास्ट हमारी जनसंख्या 2011 में हुई थी कि जनसंख्या गणना, उसके बाद 2021 में होनी थी, बट कोरोना काल के चलते वो लेट हो गई। चलिए आगे देखते हैं। तो अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। मतलब अगर आपको किसी जगह पर शासन करना है तो आपको उस चीज को सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। तो अंग्रेज पूरे हर एरिया, चाहे वो भौतिक है, रासायनिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, वो हर चीज का सर्वे करते रहते थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार किया गया। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। लोगों को इस काम के लिए लगाया गया। वो गांव गांव जाकर हर गांव का जो है राजस्व सर्वेक्षण करते थे। मतलब कि किस गांव में जो है कितनी जमीन है, कितनी अच्छी है, कितनी जो है ज्यादा उपजाऊ है, उस पर किस किस चीज की खेती होती है। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह मतलब कैसी है, मिट्टी कैसी है, उसकी मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, वहां पे कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं, कौन कौन से वहां पे जीव जंतु मिलते हैं, इन सब चीजों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके पर शासन करने के लिए इन सब बातों का जानना बहुत ही जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल बाद जो है जनगणना कराई जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, इसमें क्या क्या करते थे, वहां पे कितने लोग रहते हैं,
कौन सी जाति है, कौन सा इलाका है, क्या काम करते हैं, ये सब जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा जो वहां पे कौन कौन सी वनस्पति, पेड़ पौधे, कौन कौन से जानवर, और वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मतलब कौन कौन सी पुरानी चीजें, ऐतिहासिक चीजें वहां से मिली हैं, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, हर तरह का सर्वेक्षण वो जो एरिया अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर रखा था उस हर एरिया में वो सर्वेक्षण करवाते थे। यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, ये शरीफे के पौधे का चित्र है। मतलब हर चीज की जो है सर्वेक्षण भी कराते थे और उसकी फोटो भी तैयार कराते थे। ये अंग्रेजों द्वारा बनवाए गए वास्तविक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने हैं, जो अगर आप कभी इन संग्रहालयों में जाएंगे तो आप ये सारी चीजें देख सकते हैं अंग्रेजों के टाइम की जो उन्होंने बनवाई थी। तो इस तरीके से वो किसी भी एरिया में जानकारी इकट्ठी करते थे। इसके बाद है अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। अब अभी तक हमने ये पढ़ा कि अंग्रेज इस तरीके से रिकॉर्ड रखते थे, उनसे अंग्रेजी शासन के बारे में, उनको कैसे, अंग्रेजों को कैसे शासन करना था, कंप्लीट जानकारी मिल जाती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनका रिकॉर्ड से पता नहीं चलता, और वो क्या है हम देखेंगे। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा लेते हैं, फिर भी हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये सरकारी रिकॉर्ड हैं, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड हैं। अभी मैं समझाती हूँ, इससे पहले मैं इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बंगाल में एक मानचित्र है जिसपे सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये फोटो जो है जेम्स प्रिंसेप ने बनवाई थी 1832 में। बस इतना ही ध्यान रखना कि जेम्स प्रिंसेप ने 1832 में, ये कई बार जो है आजकल जो डीएसएसबी के जो एग्जाम है उसमें पिक्चर का बड़ा चलन चला हुआ है कि पिक्चर देके पूछ लेते हैं कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो बंगाल में सर्वेक्षण चल रहा है 1832 और जेम्स प्रिंसेप ने ये तस्वीर बनाई गई है। इसमें ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे औजार रखे हुए हैं, उपकरण जो काम करने के लिए होते हैं वो रखे हुए हैं, और कोई परियोजना चल रही है वहां पे जो है इन सब चीजों के बारे में दिखाया है कि जो है किस चीज पर, इसको देखने से पता चलता है कि लोग इस चित्र में किस चीज पर जोर दिया गया है कि किस तरीके से अंग्रेजों ने वैज्ञानिक तरीके से काम करते थे, अपने उनके तौर तरीके और औजार जो है आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग के थे। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि किन चीजों का नहीं पता चलता है, क्योंकि अंग्रेजी शासन था। पहली बात तो विदेशों का शासन था, तो अंग्रेज जो है जो भी अपनी उनके रिकॉर्ड्स होते थे, रिपोर्ट्स होती थी, उसमें वो अपने आप को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करते थे। और जो भारतीय लोग होते थे, जैसे हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, जो विद्रोह करते थे, उन सबको वो हमेशा गलत दिखाने की कोशिश करते थे। और जो आम जनता है वो क्या महसूस कर रही है, क्या हो रहा है, उसकी हालत क्या है, वो अपने शासन को बुरा थोड़ी दिखाएंगे। तो कहीं भी उनके रिकॉर्ड में ये नहीं दिखाएंगे वो कि हमने लोगों के साथ इतना गलत किया, लोग भूख से मर रहे हैं, हमने बेवजह लोगों को मार डाला, इस तरह की चीजें थोड़ी ना रखेंगे वो अपने रिकॉर्ड में। तो इस तरह वो कभी नहीं दिखाते थे। तो इन सब चीजों की जानकारी हमें अंग्रेजी रिकॉर्ड से कभी भी नहीं मिल सकती है। जैसे आप इस तस्वीर को देखेंगे, इसमें क्या है, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी ये फोटो है। तस्वीर को हम बड़े ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। अगर हम किसी तस्वीर को देखते हैं तो उससे हमें, जैसे ये अंग्रेज अधिकारी इसको सबसे ऊपर दिखा रखा है और ये जो भारतीय है ये नीचे पड़े हुए हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ये जो है ऐसी सचित्र पुस्तकें तैयार करवाई थी, मतलब जिसमें चित्र सहित पुस्तकें हों। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था बागी सिपाही। अब वो तो हमारी नजर में तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों ने उनको क्या लिखा है, बागी सिपाही लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। मतलब अंग्रेज ये दिखाना चाह रहे हैं इस फोटो में कि जो सिपाही हैं वो उनको लूट रहे थे, इसलिए उनको मारा गया है। अंग्रेजों की नजर में जो जनता थी वो विद्रोही जनता जो थी वो लालची थी, मतलब अपने लालच के कारण दुष्ट है और बेरहम थी, हमारे साथ गलत व्यवहार करती थी। इस तरीके से इसलिए हमने इनके साथ ऐसा किया। तो अंग्रेज तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये सब दिखाई गई। तो इन सब से हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, लेकिन आम लोग क्या सोचते थे उनके बारे में अंग्रेजों को कोई दिलचस्पी नहीं थी। और ये रिकॉर्ड से हमें ये समझने में पता नहीं चलता कि हमारी जो भारतीय जनता थी वो क्या महसूस करती थी और उनके साथ जो कार्रवाई की जा रही है उसकी वजह क्या थी और उसमें गलत कौन था। सबको पता है गलत कौन था, पर अंग्रेज अपने आप को थोड़ी ना दिखाएंगे। तो इन सब बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। कहाँ देखना होगा, कुछ दूसरे स्रोत भी हैं। उस समय भारत के जो लोग पढ़ना लिखना जानते थे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफियां लिखी, उन्होंने पुस्तकें लिखी, कुछ भारतीय न्यूज़पेपर भी थे। तो उन सब से हमें जानकारी मिलती है।
तो उन सबको की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ना लिखना जान गए थे। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग थे जिनकी पहुंच थी लिखने पढ़ने तक। इसलिए ऐसे लोगों की जो डायरियां हैं, पर्सनल डायरी लिखने का पहले बहुत चलन था। तीर्थ यात्राएं लोग घूमने फिरने जाते थे, यात्रियों के संस्मरण मतलब अपनी यादों को लिखते हैं कोई लोग, उनकी आत्मकथाएं और बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें, ये सब चीजें। और जैसे जैसे फिर फोटोकॉपी की ये छपाई की चीजें शुरू हो गई, उसके बाद तो अखबार भी छपने लग गए, तब तो हमें उससे बहुत ही ज्यादा जानकारी मिल जाती है। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार लिखे, बहुत सारी किताबें, उपन्यास, कहानियां लिखी गई। तो वहां से हमें एक्चुअल में कि हमारे आम आदमी, हमारे देश के जो भारत के लोग थे वो क्या महसूस करते थे उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, जो मजदूर थे, जो किसान वर्ग थे, जो खदानों में काम करने वाले लोग थे, आदिवासी, जिनसे क्योंकि उस समय एक भाषा तो थी नहीं, उनसे हम उनकी भाषा को समझ भी नहीं पाते थे। तो आदिवासी, किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जो है अपनी जिंदगी गुजारने वाले गरीब, वो क्या महसूस करते थे इस बारे में तो हमें जानकारी बिल्कुल ही नहीं मिल पाती है। यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दे रखी है, इंसानों के खाने के लायक नहीं है, मतलब जेल में जो खाना मिलता है उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट दे रखी है। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस इसमें ये बता रखा है कि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है कि किस तरीके से हमें जानकारी मिलती है। कि एक न्यूज़पेपर है जिसमें ये लिखा है कि दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पति सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन में बावर्ची खाने में घटिया भोजन के खिलाफ जो है उसको खाने से इनकार कर दिया था। फिर ये एक हड़ताल हुई थी, उसके बारे में लिखा है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। और लेकिन ये कौन सी उसकी है, हिंदुस्तान टाइम्स की जो है कटिंग है 22 मार्च 1946 की। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम ये इस बात को भी जान सकेंगे कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे तो आपको यह बात समझ में आने लगेगी कि अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया, पढ़े लिखा वर्ग जो है वो क्या महसूस करता था और क्या करता था, और जो गरीब किसान लोग हैं वो क्या करते थे। इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम सेकंड चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।